हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एंड आज हम करेंगे क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 और चैप्टर का नेम है पावर शेयरिंग, यानी कि सत्ता की साझेदारी या सत्ता का बंटवारा। ठीक है, बंटवारा का मतलब क्या होता है? बंटवारे का मतलब होता है हिस्सों में बांट देना, तोड़ देना। और किसका बंटवारा या किसका पार्टीशन हो रहा है यहाँ पे? पावर का, और यू कैन से सत्ता का। ठीक है, हिंदी में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो भी व्यूअर्स हैं वो कंपलसरी नहीं है ये, या मैंडेटरी नहीं है कि वो सभी इंग्लिश मीडियम के होंगे, वो हिंदी मीडियम के भी हो सकते हैं। एंड हमारा मोटिव ये है कि हम एजुकेशन को हर किसी के पास पहुंचा सके बहुत आसानी से, उनको समझ में आए जो टॉपिक्स हैं। तो इस बात के लिए ये ध्यान रखते हुए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जो लैंग्वेजेस हैं, दोनों ही भाषाओं का यूज़ करेंगे, दोनों ही लैंग्वेजेस का उपयोग करेंगे। तो सत्ता की साझेदारी यानी सत्ता को बांटना, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, हमने उसको एक जगह पे ही कंसंट्रेटेड नहीं रखा। हमने उसको केवल गवर्नमेंट जो बना दी है उसको हमने सारे काम नहीं दे दिए। हमने उस गवर्नमेंट को बांटा 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, जितने भी हिस्सों में हमें बांटना था। और बांटने के बाद उन सभी हिस्सों को हमने एक अलग अलग काम दे दिया। एक साथ सारा काम नहीं दिया, हमने अलग अलग करके सारा काम दिया। और ये सभी जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, जो सभी जो हिस्से हैं गवर्नमेंट के, ये सभी जो हिस्से हैं ना गवर्नमेंट के, इनको जो हमने काम दिया है वो एक दूसरे से अलग काम दिया है। और ये सब स्वतंत्र हैं, यानी कि अगर मैंने एक गवर्नमेंट के 4 हिस्से किए या 3 हिस्से किए, तो ऐसा नहीं कि जो सभी हिस्से हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, या कोई हिस्सा दूसरे हिस्से से बहुत कम है कि उसके पास कोई पावर ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हमने जो भी पावर है उसको बांटा है सब में। और हमने ऐसे बांटा है कि कोई एक जो हिस्सा है वो दूसरे हिस्से पे दबदबा ना बना सके, उसको डोमिनेट ना कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम पावर शेयरिंग के 4 वेज देखेंगे, 4 तरीके देखेंगे जिस तरह से हमारे कंट्री में पावर की शेयरिंग हुई है, यानी सत्ता की साझेदारी हुई है, सत्ता को बांटा गया है। एक होगा हमारा सबसे पहले हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, इसको मैं आपको बताऊंगी डिटेल में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको चारों ही जो टर्म्स हैं उनके नाम बता दूं। पहला है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, दूसरा है वर्टिकल पावर शेयरिंग, तीसरा है पावर शेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल, on the basis of the gender, of the basis of the caste, so social division हम कह सकते हैं सोशल पावर शेयरिंग। सोशल पावर शेयरिंग का मतलब ये हुआ कि सामाजिक तौर पे जो हमने सत्ता को बांटा है। हमारे क्या है ना, ये सोसाइटी में जो भी पार्टीज़ बनाई जाती है, जो भी गवर्नमेंट बनाई जाती है, तो उस गवर्नमेंट में मेन वेमेन सबका ही जो है एनरोलमेंट होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या चीज़ इंश्योर की है कि जो भी देश में महिलाएं हैं या जो भी देश में SC ST लोग हैं, इनको हम कुछ रिज़र्व्ड सीट्स देंगे। रिज़र्व्ड सीट्स का मतलब है कि ये नहीं कि ये जो लोग हैं इनको हम मतलब इनको पार्टिसिपेशन ना दे। वैसे तो डेमोक्रेसी में सबको कहा है आप पार्टिसिपेट करो, लेकिन एक इंडिविजुअली देखा जाए और एक पर्सनली देखा जाए तो कई लोग होते हैं जो कि जैसे गर्ल्स हो गई, या जैसे कि SC ST लोग हो गए, जो कि पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। किसमें? गवर्नमेंट में। किस रीजन से? कि उनको लगता है कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे हमको डोमिनेट किया जाएगा, है ना, वहाँ पे हमको नीचा समझा जाएगा। तो इसके लिए कुछ रिजर्व्ड सीट्स दी गई हैं कि इतनी जो सीट्स हैं इसमें SC या ST आएंगे, इतनी सीट्स में वेमेन आएंगी ही आएंगी, महिलाएं आएंगी ही आएंगी। तो इसको हम कह सकते हैं सोशल पावर शेयरिंग या कम्युनिटी पावर शेयरिंग। ठीक है, और चौथा जो है उसमें हम ये देखते हैं कि हमने जो पावर शेयर की है उसको हमने बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ किया है, उसको हमने प्रेशर ग्रुप्स की मदद से की है, और उसको हमने मूवमेंट्स की हेल्प से किया है। इसका क्या मतलब है? पावर शेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्रेशर ग्रुप्स एंड
मूवमेंट्स। तो देखो इसमें ये मतलब है कि जो हमने सत्ता को बांटा है ना, उसमें हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ ली हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं यही गवर्नमेंट फॉर्म करेंगी, कोई एक गवर्नमेंट बनाएगी पार्टी। 6 पार्टियाँ हैं तो 6 पार्टी में से एक गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पावर शेयरिंग। अगेन इतनी सारी पार्टीज़ हैं लेकिन गवर्नमेंट तो किसी एक की ही बनेगी ना। दूसरा हुआ प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स का मतलब है कि हमने जो भी गवर्नमेंट बनाई है उस गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे मूल अधिकार लिखे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हैं, उनकी ड्यूटीज़ लिखी हैं, उनकी राइट्स भी लिखी हैं कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते और लोगों के लिए उन्हें क्या करना है, ठीक है। गवर्नमेंट को लोगों के लिए क्या करना है, गवर्नमेंट को किस तरह से रन करना है, सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन कई बार हमारे को थोड़ा और प्रैक्टिकल होना पड़ता है और हमारे को अपना कंटेम्प्ररी इंडिया यानी कि जो हमारा समकालीन भारत है, आज जो हमारा भारत है, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी कंट्री आज जैसे चलेगी, आज जैसे उसका इकोनॉमिक स्टेटस होगा, ठीक है, उसी तरह उसके ही आधार पे, उसके ही बेसिस पर आज वो कुछ जो डिसीजंस है वो लेगी। अगर उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है तो कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जो वो नेग्लेक्ट कर सकती है। और ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इसका एक प्रॉपर इमेज जो देती हैं वो देते हैं ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, क्योंकि यही वो लोग हैं जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाते हैं, जो उसका आर्थिक विकास है वो यही लोग करते हैं, जो बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, व्यापारी होते हैं। तो ये व्यापारी लोग क्या करते हैं, ये बताते हैं गवर्नमेंट कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना चाहिए, उससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो वो हमारे को इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे बढ़ाना है कुछ ऐसे राय देते हैं, कुछ ऐसे सजेशंस देते हैं और उन सजेशंस की हेल्प से जो गवर्नमेंट है वो डिसीजंस लेती है और इस तरह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करवाते हैं। ये जो ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, तो इनको प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है क्योंकि ये वो ग्रुप्स हैं, ये वो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। समझ में आ गया इतना। फिर मूवमेंट्स में क्या आ जाता है, मूवमेंट्स में आ जाते हैं प्रोटेस्ट, ठीक है, जो किए जाते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट किए जाते हैं, कई बार लोग करते हैं। तो वो सब हम चैप्टर में और डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। हमने लास्ट ईयर देखा था डेमोक्रेसी के बारे में, अब हम और आगे देखेंगे। We noted last year that in democracy all power does not rest in any one organ of the government। जो सारी पावर होती है वो किसी एक ही organ of the government के पास नहीं होती है, किसी गवर्नमेंट के एक ही हिस्से के पास नहीं होती है, ठीक है। हमने क्या किया है, पावर शेयरिंग की है बिटवीन लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और ये तो केवल एक तरह की पावर शेयरिंग है, जो मैंने आपको बोला था ना, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का ये मतलब होता है कि देखो जैसे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, एक है वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में तीनों ही जो गवर्नमेंट के हिस्से हैं उनके पास बिल्कुल इंडिपेंडेंट पावर्स होंगी और बिल्कुल अलग पावर्स होंगी, ठीक है, इंटरलिंक होंगे वो, लेकिन कोई किसी से बड़ा या कम नहीं होगा, तीनों ही जो है अलग अलग काम करेंगे। लेकिन हम अगर वर्टिकल पावर शेयरिंग देखें तो वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या करते हैं, हम 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट लेते हैं। जो फर्स्ट लेवल गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। फिर हमारे पास होती है स्टेट गवर्नमेंट जिसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ी कम पावर्स होती है। और फिर हमने तीसरा लिया है डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट जिसके पास इन दोनों ही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कम पावर्स होती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जब चाहे स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसको डिसमिस कर सकती है या फिर उस पर अपना जो डोमिनेशन है वो चला सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो बातें हैं कह सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको ये सुधारना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, हाँ, हालांकि जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है स्टेट गवर्नमेंट उसको मानना पड़ता है,
पर ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीनों ही अलग अलग तरह से काम करेंगी, बस एक दूसरे की साझेदारी के साथ, एक दूसरे के रिलेशन के साथ काम करेंगी। ठीक है, सो अब चलो हम चैप्टर को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी बता रखी है, तो मैं आपको यहाँ पे बेल्जियम की स्टोरी बताऊँगी और फिर श्रीलंका की बताऊँगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है, बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, छोटी सी कंट्री है यूरोप में। और बेल्जियम का जो साइज़ है वो हरियाणा के साइज़ से भी छोटा है। ये किन किन से अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करती है, तो देखो बेल्जियम जो है इसके नॉर्थ में नीदरलैंड आता है, और इसके जो आप कह सकते हो कि ईस्ट में जर्मनी आता है ना, ठीक है। और ल्यूज़ेमबर्ग और फ्रांस जो है ये इसके साउथ में आते हैं। तो इसका अगर आपको यहाँ पे मैप पे आपने दे रखा, वरना मैं आपको इसको प्रॉपरली समझा देती। अब इसकी पॉपुलेशन क्या है, इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी ही ज़्यादा है। हमारे हरियाणा की पॉपुलेशन है 2 करोड़, तो बोला गया है कि हरियाणा की पॉपुलेशन की आधी पॉपुलेशन है बेल्जियम की। तो हरियाणा की 2 करोड़ है, तो फिर बेल्जियम की हो गई 2/हाफ है ना, तो फिर जो हरियाणा है उसकी 2 करोड़ है, तो बेल्जियम की 1 करोड़ हो गई। लेकिन बोला गया 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा और है। ठीक है, अब यहाँ पे एथनिक कॉम्पोजिशन, यानी यहाँ पे जो रिलीजियस कॉम्पोजिशन है, डिफरेंट रिलीजन्स जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसको मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। इधर से देखते हैं इसको। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे, मैं एक बार कलर डिफरेंट ले लेती हूँ। ये है हमारा पूरा बेल्जियम। ठीक है, इस बेल्जियम में जो ये येलो वाला आप देख सकते हो ना इलाका है, ये येलो वाला जो इलाका है ये फ्लेमिश रीजन है, इसको बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। और इस फ्लेमिश रीजन में कौन रहते हैं, डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं, डच स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है, यानी वो लोग जो डच बोलते हैं वो यहाँ पे इस येलो वाले इलाके में रहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो रेड कलर वाला इलाका है, इस रेड कलर वाले रीजन में कौन रहते हैं, इस रेड कलर वाले रीजन में रहते हैं वलून के लोग, यानी फ्रेंच स्पीकिंग लोग। तो ये है वलून रीजन, और वलून रीजन में रहते हैं डच स्पीकिंग पीपल। ये था फ्लेमिश रीजन, यहाँ पे रहते हैं डच स्पीकिंग पीपल। और ये है हमारा वलून रीजन, और वलून रीजन में रहते हैं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। तो यहाँ पे हमने देखा कि डच स्पीकिंग कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में, येलो वाले एरिया में, और वलून रीजन में रहते हैं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, सॉरी। तो वलून में रहते हैं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, फ्लेमिश में रहते हैं डच स्पीकिंग पीपल। फिर आप यहाँ पे देखो, ये जो एरिया मार्क्ड है जिसमें हमने से ब्लू कलर की लाइंस बना रखी हैं, ये वाला, ठीक है, इस रीजन को हमने क्या नाम दिया है भाई, देखते हैं, जर्मन स्पीकिंग रीजन है ये। तो यहाँ पे लोग जो रहते हैं वो है जर्मन स्पीकिंग पीपल, जर्मनी भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाने जा रही हूँ, और उस चार्ट की हेल्प से आपको जो है सारी चीज़ें याद करवाऊँगी। कलर ब्लैक ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो अब यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम में सबसे पहले आया डच स्पीकिंग कम्युनिटी,
और ये कितनी है 59% है। फिर आया फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है कितनी 40%, ठीक है। और फिर आता है जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी है 1% केवल, ठीक है, केवल 1%। तो ये 59% हो गए डच स्पीकिंग, 40% हो गए फ्रेंच स्पीकिंग, और केवल 1%, मात्र 1% हो गए जर्मन स्पीकिंग। अब इन जर्मन स्पीकिंग को बिल्कुल साइड रख दो, इनसे हमें काम नहीं, मतलब नहीं, हमें डच स्पीकिंग से मतलब है और फ्रेंच स्पीकिंग से मतलब है। पूरी कंट्री में देखा जाए तो डच स्पीकिंग यानी जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो मेजॉरिटी में है, क्योंकि वो 59% है। और जो वलून रीजन में रहते हैं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, ये पूरी कंट्री के 40% ही हैं। तो कौन सी कम्युनिटी मेजॉरिटी है और कौन सी कम्युनिटी माइनॉरिटी है? तो यहाँ पे इन दोनों में देखा जाए तो मेजॉरिटी जो है डच स्पीकिंग है, माइनॉरिटी है फ्रेंच स्पीकिंग। जर्मन को हमने बिल्कुल एक्सक्लूड कर दी क्योंकि ये बहुत ही कम है, 1% है और हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन ये तो था हमारा केस ऑफ द कंट्री, एथनिक कंपोजिशन इन द कंट्री, यानी कि जो भी रिलीजन एग्जिस्ट करते थे कंट्री में। लेकिन कंट्री की कैपिटल है ब्रुसेल। ब्रुसेल की कहानी कुछ अलग है। ब्रुसेल में अगर हम एथनिक कंपोजिशन देखें, यानी कि रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पर जो यहाँ पे कंपोजिशन है, यहाँ पे जो रह रही हैं कम्युनिटीज़, तो ब्रुसेल में यानी जो कैपिटल है बेल्जियम की, तो यहाँ पर उल्टा हिसाब है। यहाँ पे हमने देखा था कि कंट्री में डच स्पीकिंग कितने हैं 59% है, डच स्पीकिंग कितने हैं 59% है। लेकिन ब्रुसेल में डच स्पीकिंग माइनॉरिटी है, डच स्पीकिंग माइनॉरिटी है। और फ्रेंच स्पीकिंग मेजॉरिटी में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने देखा कि जो कंट्री है उसमें डच स्पीकिंग क्या है मेजॉरिटी है, लेकिन ब्रुसेल में माइनॉरिटी है। फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में माइनॉरिटी है लेकिन ब्रुसेल में मेजॉरिटी में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि कैपिटल जो कैपिटल है सिटी, कैपिटल सिटी है ब्रुसेल। यहाँ पे 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग हैं, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी मैक्सिमम है, और 20% जो है डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, ठीक है। अब जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो कैसी है, रिच है और पावरफुल है। फ्रेंच स्पीकिंग लोग कैसे हो गए, रिच एंड पावरफुल। लेकिन इस बात से कौन दुखी है, कौन परेशान है, ये जो बात है इससे दुखी हैं डच स्पीकिंग लोग। वो कहते हैं कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को तो आपने अमीर बना दिया है, उनको पावरफुल बना दिया है, हमारे को कुछ नहीं दिया, क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी के पास तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके बेनिफिट्स बहुत लेट आए थे, इनके पास एजुकेशन भी बहुत लेट आई थी, ठीक है। सो इससे क्या हुआ, कंक्लूजन क्या आया भाई, इससे क्या दिक्कत आई, इस दिक्कत आई कि एक कन्फ्लिक्ट सिचुएशन बन गई डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में, एक टेंस्ड सिचुएशन बन गई, ठीक है। और ये सिचुएशन कब तक चली ऐसी बुरी, 1950 से 1960 तक, 1950 से 1960 तक जो सिचुएशन है थोड़ी भी डामाडोल चली थी। ब्रुसेल प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। अब ब्रुसेल में क्या आती है, एक स्पेशल प्रॉब्लम आती है। देखो 1950 और 1960 के बीच में ये टेंशन चलता रहा, ठीक है। अभी जो टेंशन था इन दो कम्युनिटीज़ के बीच में वो ब्रुसेल में और ज़्यादा क्या था, घातक था। कैसे,
देखो कंट्री में तो क्या था, डच ज़्यादा थे, फ्रेंच कम थे, तो डच अपनी कंट्री में तो चला सकते थे, लेकिन अब जो वहाँ पे देखा जाए ब्रूज़ल में, तो ब्रूज़ल में तो ये जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी ये माइनॉरिटी थी ना। डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड मेजॉरिटी इन कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ श्रीलंका की कहानी सुनते हैं। अभी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं ब्रूज़ल को और बेल्जियम की कहानी को, अब हम श्रीलंका जानते हैं। तो श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड नेशन है, साउथ में है इंडिया के, और इसकी पॉपुलेशन है इक्वल टू हरियाणा 2 करोड़। अब यहाँ पे क्या है, श्रीलंका में एक बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है। ठीक है, इसको हम इधर समझेंगे यहाँ पे। श्रीलंका में क्या है, यहाँ पे मैप में इतने कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, ओहो शिट सारा हट गया, फिर लिख देते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आते हैं, यहाँ पे आते हैं 2 कम्युनिटीज़, एक होती है सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी और एक आती है तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी। अभी जो सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी है ये है पूरी कंट्री में 74% और तमिल्स तो है केवल 18%। ठीक है, अब इन तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी का भी एक फर्दर डिवीज़न है। ठीक है, इनको हमने डिवाइड कर दिया है, मैं कहाँ लिखूँ, तमिल स्पीकिंग जो कम्युनिटी है इसको हमने 2 में डिवाइड कर दिया है। एक तो है श्रीलंकन तमिल्स जो श्रीलंका के नेटिव तमिल्स हैं, और एक कौन से हैं, एक होते हैं इंडियन तमिल्स जो कि ज़्यादातर इंडिया से आए होते हैं। तो वो एक्चुअली क्या होता है, जब कोलोनाइजेशन पीरियड था इंडिया में, तो जो प्लांटेशन ओनर्स थे, प्लांटेशन वर्कर्स आप कह सकते हो, प्लांटेशन वर्कर्स जो थे वो श्रीलंका में आके बस गए थे, कई सारे प्लांटेशन वर्कर्स। तो ये जो थे तमिल्स इंडियन तमिल्स कहलाएंगे। अब इसके बारे में आपको यहाँ पे एक अच्छा डायग्राम दिया है, जो मेजॉरिटी में आप देख सकते हो ये पूरे हैं सिन्हाला स्पीकर्स, और यहाँ पे जो ऑरेंज वाला इलाका है ये है श्रीलंकन तमिल्स का। ये ज़्यादातर नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री में आपको मिलेंगे। ठीक है, इंडियन मुस्लिम्स आपको ये छोटे छोटे जो ब्राउन स्पॉट्स हैं इनसे बताया गया है, दर्शाया गया है। और यहाँ ये जो छोटे छोटे से डॉट्स हैं ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिम्स को जो कंट्री में थोड़े बहुत तो थे ही। सो यहाँ पर अब हम लिखते नहीं है, बात करते हैं सॉरी इनकी श्रीलंका की। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, 74% तो हो गए सिन्हाला स्पीकर्स, 18% हो गए तमिल स्पीकर्स। इन तमिल स्पीकर्स को भी भाई बांट दो। इन तमिल स्पीकर्स को जब हमने बांटा तो हमारे पास आए श्रीलंकन तमिल्स जो थे 13%, और बचे हुए जो 5% थे वो कौन थे, इंडियन तमिल्स। तो तमिल्स among the Tamils there are 2 subgroups, Tamil natives of the country, जो यहाँ के नेटिव्स होते थे, यहाँ के जो मूल नागरिक होते थे, जो यहाँ के सिटीजन्स होते थे, उनको श्रीलंकन तमिल्स कहते थे, जो कि 13% थे। जो रेस्ट था, रेस्ट यानी बचे हुए जो 5% के थे तमिल्स, उनको इंडियन तमिल्स कहते थे। इनके जो 4 फादर्स थे केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पे यहाँ पे आए थे, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड में, और इनको इंडियन तमिल्स बोलते हैं। नाउ एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, जो श्रीलंकन तमिल्स थे ये कहाँ पे हैं आपको मिलेंगे, मैंने दिखाया ना आपको, ऑरेंज कलर के जो हैं वो नॉर्थ में और ईस्ट में मिलते हैं। जो भी हमने यहाँ पे देखा था, जो ऑरेंज कलर वाले हैं भाई
ये वाले, ये नॉर्थ में मिल रहा है आपको और ईस्ट में मिल रहे हैं। तो ये कौन है आपके, ये हैं आपके श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, ये श्रीलंकन तमिल्स थे। अब यहाँ पे थोड़ा आपको इनका रिलीजन कल्चर बताया था। जो ये सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी थी ये बुद्धिस्ट थे। ठीक है, ये पीपल बुद्धिस्ट थे। सिन्हाला स्पीकिंग लोग जो थे बुद्धिस्ट थे, और जो तमिल स्पीकिंग लोग थे वो एक्चुअली हिंदूज़ और मुस्लिम्स थे। यहाँ पे 7% आपको लेना है। देखो यहाँ पे हमने देख लिया मुस्लिम, यहाँ पे आ गए सिन्हाला स्पीकर्स, फिर यहाँ पे आ गए तमिल स्पीकर्स, एक और यहाँ पे रिलीजन था क्रिश्चियंस। ठीक है, अभी जो क्रिश्चियंस थे ये पूरी कंट्री के 7% थे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो क्रिश्चियंस थे जो कि केवल 7% थे, ये क्या बोलते थे, ये एक्चुअली बोथ तमिल और सिन्हाला दोनों ही भाषा का उपयोग करते थे। तो भाई हमने ये देखा कि 74% प्लस 18, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12 और ये हो गया 92। अब बचे हुए 7% और ऐड कर दो, ये बन गया 100%। तो ये 100% एथनिक कंपोजिशन में कौन कौन था, 7% क्रिश्चियंस थे। ठीक है, 18% तमिल्स थे और 74% हमारे सिन्हाला स्पीकर्स थे। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस। इतना बड़ा यहाँ पर तो एथनिक कंपोजिशन है। बेल्जियम में देखा जाए तो डच कम्युनिटी जो थी वो क्या कर सकती थी, अपनी न्यूमेरिक मेजॉरिटी, नंबर में ज़्यादा है ना तो उसका एडवांटेज उठा सकती थी कि भाई हम तो मेजॉरिटी हैं, और मेजॉरिटी होने के कारण वो क्या कर सकती थी, फोर्स कर सकती थी अपनी जो इच्छाएं हैं उनको ऑन द फ्रेंच पीपल, वो दबदबा बना सकती थी फ्रेंच पीपल पे और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन में। इससे क्या होता, इससे क्या कन्फ्लिक्ट सुधर जाता, नहीं सुधरता, और कन्फ्लिक्ट बढ़ता, और इससे क्या होता है एक मैसे पार्टीशन हो जाता पूरी कंट्री का फ्रेंच स्पीकिंग पीपल में और जो डच स्पीकिंग पीपल में, और फिर लड़ाई होती ब्रूज़ल पे भी। फ्रेंच पीपल कहते कि हम कंट्री में कम है तो क्या हुआ, ब्रूज़ल में तो ज़्यादा है, ब्रूज़ल हमारा हुआ। डच स्पीकिंग कहते कि हम लोग ब्रूज़ल में तो कम है, कंट्री में तो ज़्यादा है, तो ब्रूज़ल हमारा हुआ। तो ये यहाँ पे ब्रूज़ल पे भी लड़ाई चलती रहती, अंत क्या होता नहीं पता। श्रीलंका में क्या था, सिन्हाला जो थे उसने अब जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी थी, बहुत अच्छी बात है, और वो भी क्या कर सकती थी, पूरी जो अपनी इच्छाएं हैं उनको इम्पोज कर सकती थी पूरी कंट्री पर चाहती तो। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज़। अब दोनों ही कंट्रीज़ में क्या होता है इसको हम जानते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका इस टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पार्ट हुआ है अभी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट अब मैं शुरू करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।